वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं सृष्टि अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग चैनल यूनिकॉर्न। अभी तक हम मार्केट चैप्टर में चैप्टर 4 में 4 लेक्चर्स कर चुके हैं, जिसमें हमने यूनिट 1 को डिटेल में कवर किया है। आई होप आप सभी ने वो सारे वीडियोस देखे हैं, आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट जो मैंने बताए हैं मार्केट से रिलेटेड वो सब पता है। इफ नॉट देन यू शुड वॉच ऑल दीज वीडियोस एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो। तो आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं मार्केट चैप्टर की। देखो, एक स्टोरी की मदद से समझते हैं इंटरेस्टिंग तरीके से। मैं रहती हूँ एक बिल्डिंग में और मेरी ही बिल्डिंग के पास वाले एरिया में रहते हैं चौबे जी। चौबे जी आप नहीं जानते, चौबे जी हैं फ्रूट सेलर। हर सीजन में, समर सीजन में चौबे जी कुछ मैंगोस लेकर, अल्फेंसो मैंगोस यानी कि हाफुस आम लेकर हमारे बिल्डिंग के नीचे आते हैं उन्हें सेल करने के लिए। देखो, जब भी चौबे जी आते हैं सारे बिल्डिंग वाले उनसे मैंगोज खरीदते हैं। अब हर बार की तरह इस बार भी चौबे जी मैंगोज लेकर बिल्डिंग के नीचे आए। जैसे ही हम सबको पता चला कि वो आए हैं तो सभी लोग उनसे मैंगोज खरीदने के लिए चले गए। अब हुआ यूं कि चौबे जी के पास कुछ बॉक्सेस थे मैंगोज के और उन्होंने प्राइस कोट किया हुआ था हर एक बॉक्स का ₹1000। ठीक है। अब जब मैं चौबे जी के पास गई, मैंने देखा मैंगोज तो बहुत अच्छे हैं, तो मैंने उनसे कहा कि मैं मैंगोज का एक बॉक्स खरीदना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो सही प्राइस कोट करें। उन्होंने कहा प्राइस तो बिल्कुल ठीक है। तब मैंने कहा नहीं, मैं तो ये प्राइस नहीं दे सकती, मुझे चाहिए कि मैं मिनिमम प्राइस पे करके वो मैंगोज लूं। ठीक है। अब चौबे जी का कहना ये है कि वो तो प्राइस कम नहीं कर सकते। तो हम दोनों के बीच में एक डिबेट सा हो गया और कुछ देर तक बहस चलती गई। वो चाहते थे कि वो मैक्सिमम प्राइस पर मैंगोज को बेचें और मैं चाहती थी कि मैं मिनिमम प्राइस पर मैंगोज को खरीदूं। तो जब तक हमारा कॉन्वर्सेशन चलता रहा, जब तक कि हम एक प्राइस पर नहीं आ सके, तब तक कोई एक्चुअल सेल या परचेज नहीं हो पाया। ठीक है। अब थोड़ी देर के बाद मैंने कहा ठीक है, आप बताइए, आप मिनिमम कम से कम प्राइस मुझे बताओ, कितना प्राइस आप मैंगोज का लोगे मुझसे, कम से कम प्राइस बताना। तो उन्होंने कहा मैम, मैं तो कम से कम इतना तो लूंगा जितना मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है या जो कॉस्ट मुझे पड़ रहा है, मिनिमम उतना तो मैं चार्ज करूंगा ही करूंगा। उन्होंने कहा आप बताइए, आप मैक्सिमम कितना पे करेंगी। तो मैंने कहा मैं तो मैक्सिमम इतना ही पे कर सकती हूँ जितनी मार्जिनल यूटिलिटी ये मैंगोस मुझे देंगे, मतलब जितना यूटिलिटी मुझे इनसे मिलेगा मैक्सिमम मैं उतना ही पे करूंगी। कुछ वाद विवाद के बाद हम दोनों फाइनली एक प्राइस पर पहुंचे और वो था ₹600 पर बॉक्स ऑफ मैंगो। तो देखो, इतना तो आप समझ गए होंगे कि जब भी हम मार्केट की बात करते हैं, मार्केट में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, एक बायर होता है, कंज्यूमर होता है या परचेजर होता है, जो कि इस केस में मैं थी। दूसरी तरफ होता है सेलर, प्रोड्यूसर या सप्लायर यानी कि हमारे चौबे जी। और होते हैं गुड्स और सर्विसेज। यहां पर हमारे मैंगोस हैं गुड्स, गुड्स की जगह सर्विसेज भी हो सकती है मार्केट में। और क्या होता है, एक फिक्स मार्केट डिटरमिन प्राइस होती है। देखो, जब तक चौबे जी कह रहे थे कि मैं ₹1000 पे मैंगो बेचूं और मैं कह रही थी कि मैं ₹800 से ज्यादा मैंगोस के नहीं दूंगी, तब तक कोई एक्चुअल परचेज और सेल नहीं हो पाया, क्योंकि एक मार्केट डिटरमिन प्राइस नहीं एस्टैब्लिश हो पा रहा था। जैसे ही हम दोनों इस प्राइस पर, किसी भी एक प्राइस पर पहुंच गए, वैसे ही एक्चुअल ट्रांजैक्शन हो गई, एक्चुअल सेल या परचेज हो गई। यानी कि जैसे कि एक परचेजर, सेलर, गुड या सर्विस का होना जरूरी है, उसी तरीके से एक मार्केट डिटरमिन प्राइस का भी होना जरूरी है, जिस पर बेचने के लिए सेलर रेडी हो यानी हमारे चौबे जी तैयार हो, और जिस पर खरीदने के लिए बायर यानी कि कंज्यूमर रेडी हो यानी कि मैं तैयार थी। हम दोनों ₹600 पर ट्रांजैक्शन करने के लिए रेडी थे। इसी ₹600 को हम कहते हैं मार्केट डिटरमिन्ड प्राइस या फिर इक्विलिब्रियम प्राइस। अब देखो, मैंगोस लेकर मैं बिल्डिंग के अंदर वापस जा रही थी, तभी कुछ लोगों ने देखा कि मैंने मैंगोस खरीदे हैं। एक एक करके काफी लोग चौबे जी के पास आ गए, हमेशा की तरह मैंगोस लेने के लिए। अब
चौबे जी टोटल 20 बॉक्सेस लेकर आए थे, जिसमें से एक मैंने खरीद लिया, तो उनके पास इन टोटल अब रह जाते हैं 19 बॉक्सेस मैंगो के। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया 25 फैमिली के लोग यहाँ आकर चौबे जी के पास खड़े हैं मैंगोस खरीदने के लिए। तो 25 फैमिलीज में से चौबे जी कितने लोगों को मैंगो सप्लाई कर पाएंगे? केवल 19 लोगों को, क्योंकि उनके पास 19 मैंगो बॉक्सेस ही हैं। मैं क्या कहना चाहती हूँ, अगर इकोनॉमिक्स की भाषा में हम बात करें तो चौबे जी के पास 19 बॉक्सेस है, यानी कि क्वांटिटी सप्लाई 19 हो सकती है मैक्सिमम, और 25 लोग मैंगो के बॉक्सेस खरीदना चाहते हैं, यानी क्वांटिटी डिमांडेड है 25। It means quantity demanded is more than quantity supplied here. अब चौबे जी क्या करेंगे, देखो सारे जो भी लोग खड़े हुए हैं मैंगोज बाय करने के लिए, वो कहेंगे अरे आप थोड़ा ज्यादा पैसे ले लो पर मुझे तो दे दो। ऐसे ही दूसरा इंसान भी कहेगा अरे थोड़ा ज्यादा पैसे ले लो पर मुझे तो दे दो। There will be competition among the buyers. याद रखो, यहाँ पर मेरे साथ रिपीट करो आप, किसके बीच में कंपटीशन होगा? यहाँ कंपटीशन अमंगस्ट बायर्स के बीच में, कंज्यूमर्स के बीच में यहाँ कंपटीशन होगा। ठीक है, कि मुझे चाहिए भले ज्यादा पैसे ले लो। तो चौबे जी क्या करेंगे, उन्होंने भले मुझे 600 में पहला बॉक्स दिया था, अब वो इस प्राइस को रेज कर देंगे। व्हाई? बिकॉज क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन क्वांटिटी सप्लाइड हियर, एंड दैट इज व्हाई prices will increase because of the existing competition amongst the buyers. I hope I am clear. मैंने ये बोला कि जब भी क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा होती है क्वांटिटी सप्लाइड से, तो ज्यादा कंपटीशन होगा बायर्स के बीच में और प्राइसेस रेज हो जाएंगे। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो दूसरी कंडीशन लेते हैं हम। मानो कि क्वांटिटी डिमांडेड यहां पर 20 ना होकर केवल होती 10, कि केवल 10 फैमिलीज आई इस बार चौबे जी के पास बाहर बॉक्सेस मैंगोज खरीदने के लिए। अब चौबे जी के पास तो 19 बॉक्सेस हैं, और कितने लोग आए हैं और खरीदने के लिए? 10 लोग आए हैं। और यहां पर हम देख सकते हैं क्वांटिटी डिमांडेड है 10 और क्वांटिटी सप्लाइड है 19, यानी कि सप्लाई ज्यादा है डिमांड से। ठीक है, क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन क्वांटिटी डिमांडेड। तो अब क्या होगा, अब चौबे जी कहेंगे कि एक काम कीजिए, मेरे पास तो ये 9 बॉक्सेस जो है एक्स्ट्रा वो पड़े ही रह जाएंगे, तो आप एक बॉक्स और ले लीजिए, थोड़ा मैं प्राइस कम कर देता हूं। यही कहेंगे ना, ऐसा होता है जनरली। हम जब भी कोई चीज खरीदते हैं डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं ऐसा, जब बहुत ज्यादा सप्लाई या स्टॉक बच जाता है किसी भी सेलर या सप्लायर के पास, तो वो प्राइसेस को कम करके उसे बेचना चाहता है, राइट। तो यहाँ पर चौबे जी कहेंगे, अपने मन में सोचेंगे कि 9 बॉक्सेस घर ले जाने से अच्छा ये खराब हो जाएंगे, मैं एक काम करता हूँ, थोड़े कम प्राइस में इनको ऑफर कर देता हूँ। सो जब भी क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा होती है डिमांड से, यहाँ पर 19 बॉक्सेस हैं और केवल 10 कस्टमर्स हैं, केवल 10 की डिमांड है, तो चौबे जी क्या करते हैं, वो कहते हैं चलो प्राइसेस को लोअर कर दिया जाए और स्टॉक को क्लियर किया जाए। तो यहाँ पर चौबे जी के जैसे मानो बहुत सारे सप्लायर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे सेलर्स हैं। तो वहीं पर हम देखते हैं कि जब चौबे जी सेल कर रहे थे मैंगोस, 4-5 मैंगो वेंडर्स और आ गए, तो अब सबके बीच में कंपटीशन सा लग जाएगा। सबको दिख रहा है कि हम सबके पास मैंगोस हैं, लेकिन खरीदने वाले कितने हैं? यहाँ पर केवल 10 फैमिलीज या 10 लोग हैं, 10 बॉक्सेस खरीदने आए हैं। तो सब लोग क्या चाहेंगे कि अपना स्टॉक बिक जाए, हमारा स्टॉक निकल जाए। तो वो स्टॉक को निकालने के लिए, ज्यादा सेल करने के लिए प्राइसेस को कम करेंगे। आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू। बहुत लेमैन लैंग्वेज में मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो अब क्या होगा, हमें पता चल गया, मैम आप ये कह रहे हैं कि जब क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा होती है क्वांटिटी डिमांडेड से, तो प्राइसेस कम होने लगते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा बताओ, कॉम्पिटिशन अमंग द सेलर्स। कंपटीशन किसके बीच होगा? यहाँ पर सेलर्स के बीच में होगा, सप्लायर के बीच में होगा, या प्रोड्यूसर्स के बीच में कंपटीशन होगा। तो हम अगर रिवाइज करें, हमने अभी तक क्या पढ़ा कि जब भी क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा होगी क्वांटिटी सप्लाइड से, तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे। क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा है, क्वांटिटी सप्लाइड से प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ऑलराइट, देखो जिस तरीके से मैं आपको समझाती हूँ उसी तरीके से आप नोट्स बनाते जाएं अपने नोटबुक में, और एक्शंस करें मेरे साथ और बोलें भी। इसकी वजह से आपको क्या होगा, रिटेंशन रहेगा आपका। हो सकता है आपको एग्जाम में अचानक से याद आ जाए क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कि मैम ने कहा था जब क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा होती है क्वांटिटी सप्लाइड से, तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है,
अब दूसरा केस हमने देखा, जब क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा होती है क्वांटिटी डिमांडेड से तो प्राइसेस कम होते हैं। ऑलराइट, तो इतना हम लिखेंगे। व्हेन डिमांड quantity demanded is more than supply, then prices rise. When quantity demanded is less than quantity supplied, then prices fall. ये चीज हमें नींद में भी याद होनी चाहिए एंड आई होप आप अभी इस चीज को दिमाग में बिठा लेंगे। जब क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा होगी क्वांटिटी सप्लाइड से तो प्राइसेस राइज होंगे। ऑलराइट, अब देखो एक चीज तो हमें अच्छे से समझ आ गई कि जब भी मार्केट में कोई प्राइस डिटरमिन होती है तब डिमांड और सप्लाई दोनों पर ये डिपेंड करती है, कंज्यूमर और सेलर दोनों पर डिपेंड करती है। जो सेलर है वो रेडी होना चाहिए उस प्राइस पर बेचने के लिए और जो बायर है, जो कंज्यूमर है, वो रेडी होना चाहिए उसी प्राइस पर खरीदने के लिए, तभी कोई ट्रांजैक्शन एक्चुअली में हो पाता है। अब यहाँ देखो एक शेड्यूल दिया गया है, आपके मॉड्यूल से मैंने उठाया है, चैप्टर 4 के यूनिट 2 के बिगिनिंग में। ठीक है, यहाँ पर ये 5 केसेस हैं, ये रुपीज में प्राइसेस है और डिमांड और सप्लाई यूनिट्स में दी गई है। चलो एक एक करके हम इन सबको देखते हैं। देखो फर्स्ट सिचुएशन, फर्स्ट केस में क्या है, डिमांड है 60 और सप्लाई है 5। यहाँ पर क्या हो रहा है, 60 लोगों को गुड्स चाहिए और सप्लाई केवल 5 ही गुड्स की हो सकती है, मतलब डिमांड यहाँ पर सप्लाई से ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अनसैटिस्फाइड डिमांड हो गई है ना। क्यों? क्योंकि सप्लाई केवल 5 ही गुड्स की है, यानी कि बाकी 55 लोग जो हैं उनकी डिमांड सेटिस्फाई नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पर डिमांड और सप्लाई का जो गैप है उसकी वजह से कंज्यूमर जो डिमांड कर रहे हैं वो खुश नहीं है, सप्लायर तो खुश है क्योंकि सप्लायर के पास 5 गुड्स हैं, पांचों के पांचों बिक जाएंगे, लेकिन कंज्यूमर यहाँ पर अनहैप्पी है। ठीक है, तो कंज्यूमर यहाँ पर अनहैप्पी है। ठीक है, और सप्लायर की अगर बात करें तो सप्लायर तो खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड सिनेरियो देखो, सेकंड सिनेरियो में क्या है, हमारी सप्लाई है 35 और डिमांड है 35, यानी जब सप्लायर सेल करेगा तो उसको बायर्स मिल जाएंगे सभी गुड्स के लिए, और जब ये कंज्यूमर खरीदने जाएगा गुड तो इसको भी, सभी कंज्यूमर्स को अपनी डिमांड सेटिस्फाई हो जाएगी, है ना, सारे कंज्यूमर्स गुड्स खरीद पाएंगे। यहाँ पर ये दोनों ही बहुत खुश है, कंज्यूमर भी और सप्लायर भी। ठीक है, अब थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में क्या है, देखो डिमांड है 20 गुड्स की और सप्लाई है 45 गुड्स की, यानी सप्लाई ज्यादा है। तो यहाँ क्या होगा, जब ये कंज्यूमर्स मार्केट में जाएंगे गुड्स खरीदने तो इन सबको गुड्स मिल जाएंगे, तो कंज्यूमर्स तो सभी सेटिस्फाइड हो जाएंगे, सभी खुश हैं। लेकिन अगर हम सप्लायर्स की बात करें तो केवल 20 यूनिट्स बिक पाएंगे, बाकी 25 यूनिट्स का स्टॉक हमारे पास, सप्लायर के पास रह जाएगा गोडाउन में। तो सप्लायर्स जो है वो क्या होंगे, ऑफ कोर्स वो दुखी होंगे, वो अनहैप्पी होंगे क्योंकि उनके पास में एक्सेस स्टॉक पड़ा रहेगा। ठीक है, चलो अब फोर्थ केस देखो। फोर्थ केस में भी यही है कि सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम, और फिफ्थ केस में भी यही है। तो यानी इन दोनों केसेस में भी सभी की डिमांड पूरी हो जाएगी तो सारे कंज्यूमर्स खुश होंगे, लेकिन अगर सप्लायर्स की बात करें सबके पास अनसोल्ड स्टॉक होगा तो सभी एक्सेस स्टॉक होने की वजह से सैड हो जाएंगे। लेकिन मैम आपने तो बोला था कि मार्केट में तो तभी कुछ ट्रांजैक्शन हो सकता है जब सप्लायर और बायर दोनों हैप्पी हो, दोनों एक प्राइस पर अग्री कर लें और उसी प्राइस को हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। तो मैम इन पांचों केसेस में से तो खाली एक ही ऐसा केस है जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, जब सप्लाई और डिमांड सेम है और दोनों हैप्पी भी हैं। ठीक है, कंज्यूमर भी हैप्पी है और सप्लायर भी हैप्पी है, यानी कि हमें समझ आ गया the equilibrium price is that price at which the supplier is ready to sell all the quantity of goods which the consumer is ready to buy। यानी कि इस equilibrium price पर quantity demanded is equal to quantity supplied, या फिर आप कह सकते हो कि market demand is equal to market supply at the equilibrium price। तो इसे हम कहेंगे equilibrium price और इसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड और इसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सप्लाइड। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है। वो प्राइस जिस पर सभी सप्लायर्स जो होते हैं उन्हें बायर मिल जाए और सभी बायर्स को सप्लायर मिल जाए, बायर भी खुश सप्लायर भी खुश, बायर की सभी डिमांड सेटिस्फाई हो जाए, सप्लायर के पास सारा स्टॉक खत्म हो जाए, कोई अनसोल्ड स्टॉक उसके पास नहीं बचे। तो इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी
क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड। इसी स्केड्यूल को हम अगर एनालाइज करें तो फर्स्ट केस में हमारी क्वांटिटी डिमांडेड सप्लाई से ज्यादा थी, यानी कि हमारे पास था एक्सेस डिमांड। ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड सप्लाइड से ज्यादा है तो प्राइसेस यहाँ पर बढ़ जाएंगे। ठीक है, जिस तरीके से मैं लिख रही हूँ उसी तरीके से अगर आप नोट करेंगे बहुत अच्छे से आपको याद रहेगा, सो प्लीज डू दिस। ठीक है, तो एक्सेस डिमांड है और प्राइसेस हमारे बढ़ जाएंगे। ठीक है, सेकंड केस में हमने देखा था मैम क्वांटिटी सप्लाइड एंड क्वांटिटी डिमांडेड वर इक्वल, और इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं होगा। अब इन तीनों केसेस में, केस 3, 4 एंड 5, सीरियल नंबर 3, 4 एंड 5 में तीनों केसेस में क्वांटिटी सप्लाइड हमारी क्वांटिटी डिमांडेड से ज्यादा है। और मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, जब भी क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा होती है क्वांटिटी डिमांडेड से, तो जो सेलर्स होते हैं वो क्या चाहते हैं, वो अपने अनसोल्ड स्टॉक को सेल करना चाहते हैं। दे वांट टू सेल द अनसोल्ड स्टॉक एंड दैट इज व्हाई टू सेल द अनसोल्ड स्टॉक दे रिड्यूस द प्राइसेस। वो प्राइसेस को कम कर देते हैं कि कैसे भी करके हमारा माल बिक जाए, बिकॉज देयर इज कॉम्पिटिशन अमंग द बायर्स और सेलर्स, कॉम्पिटिशन अमंग द सेलर्स। ठीक है, तो इट विल रिड्यूस द प्राइसेस, देयरफॉर फाइनली प्राइस विल रिड्यूस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जिस तरीके से ये लिखा है, आप यहाँ क्या लिखेंगे, एक्सेस डिमांड है। एक्सेस डिमांड होती है तो देयर विल बी कॉम्पिटिशन अमंग द कंज्यूमर्स और बायर्स, देयरफॉर प्राइसेस विल राइज इन ऑर्डर टू बाय मोर एंड मोर। तो प्राइसेस यहाँ पर बढ़ जाएंगे एक्सेस डिमांड में, एक्सेस सप्लाई में। इसे आप क्या कहते हैं, एक्सेस सप्लाई। इस एक्सेस सप्लाई में अनसोल्ड स्टॉक होता है जिसको क्लियर करने के लिए सेलर्स अपने प्राइसेस कम करेंगे, और कंपटीशन बहुत होता है सेलर्स के बीच, इसलिए फिर प्राइसेस कम हो जाएंगे। देखो यहां पर जब ये तीन सिचुएशंस हैं तब प्राइसेस कम होंगे। तो जब प्राइस 3, 4 या 5 एग्जिस्ट करेगी मार्केट में, क्या होगा, ऑटो करेक्शन होने लगेगा ना, ये सारी सिचुएशन हो जाएगी। इसकी वजह से प्राइसेस कम होते होते यहां पर आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस पर आ जाएंगे। इसे हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं और इसे हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहते हैं। दोनों सप्लायर और कंज्यूमर खुश हैं। ऐसे ही जब एक्सेस डिमांड का केस होता है तब प्राइस 1 होती है, लेकिन हमने देखा एक्सेस डिमांड के केस में प्राइसेस बढ़ेंगे, तो प्राइसेस बढ़ के 1 से 2 पे आ जाएगी, 1.1, 1.2, 1.3, फाइनली 2 पर आ जाएगी, और इसे हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। मतलब मैप समझ आ गया, आप ये कहना चाहते हैं कि जो ये मार्केट में डिमांड और सप्लाई में मिसमैच चलता है, जो ये गैप चलता है, ये इन द एंड ऑटो करेक्ट हो जाता है, अपने आप इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। ठीक है, पर देखो इनकी कुछ अजम्पशंस हैं। ये 3 अजम्पशंस हैं जो कि आपके मॉड्यूल में नहीं दी गई है, इसे आप अभी लिखेंगे। तीनों अजम्पशंस क्या क्या है, 3 अजम्पशंस देखिए। पहली अजम्पशन ये है कि जो आपका डिमांड कर्व होता है वो होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। सो द फर्स्ट अजम्पशन इज योर डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइक दिस। Second assumption is your supply curve is upward sloping curve. It means there is a positive relationship between the price and the supply. And the third point is there is no government interference. जैसे मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था, कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, कोई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस यहाँ नहीं होता है। यानी कि मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आर फ्री टू ऑपरेट, दे ऑपरेट फ्रीली इन द मार्केट। तो ये 3 अजम्पशंस हैं इक्विलिब्रियम स्टडी करने के लिए। डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड होगा, सप्लाई कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा, और जो मार्केट के फोर्सेस एंड डिमांड और सप्लाई के वो फ्रीली ऑपरेट करेंगे विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। यानी कि सेट्रिस पैरिबस कंडीशंस को हम मानकर चलते हैं। सेट्रिस पैरिबस कंडीशंस क्या होती हैं, ये सब कब होगा, जब बाकी सारी चीजें कांस्टेंट होंगी। सेट्रिस पैरिबस का मतलब क्या होता है, ऑल अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ऑल अदर फैक्टर्स में क्या क्या आएगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई लाइक इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सेट्रिस पैरिबस अगर आपको नहीं पता है तो आप पहले बेसिक जो डिमांड का वीडियो बनाया गया है उसे देखेंगे, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या ऊपर दिख रहे आई पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। सो आई होप ये सारा सीन आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको रीजन बताती हूं कि क्यों ये ऑटो करेक्ट हो गया ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, एक डायग्राम की मदद से। लेकिन उससे पहले इट इज द टाइम टू चेक योर नॉलेज।
एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दूंगी। इस क्वेश्चन को मैंने टेस्ट सीरीज जो चल रही है यूनिकॉर्न की उसमें दिया था। 70% स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन को गलत मार्क किया। नाउ आई विल रीड द क्वेश्चन फॉर यू और आपको 30 से 40 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा। अभी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आंसर को वहां पर लिखेंगे अपने नोटबुक में या पेपर में कहीं पर भी। वीडियो के एंड में मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगी। जिन लोगों का आंसर राइट होगा उनको एडवांस में कंग्रेचुलेशंस, और जिन लोगों का आंसर रॉन्ग होगा उन्हें भी कंग्रेचुलेशंस दैट यस गुड मॉर्निंग। आपको जरूरत है आपके कंसेप्ट्स को रिफाइन करने की, रिवाइज करने की, लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। देखो क्वेश्चन बोलता है इफ प्राइस डिक्रीजेस फ्रॉम ₹80 to 60, प्राइस कम हो रही है 80 से 60 एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज गिवन एज 1.25। ठीक है, तो प्राइस कम हो रहा है, डिमांड इलास्टिसिटी दिया हुआ है। अब इनमें से कौन सी सिचुएशन ट्रू है ये आपको मार्क करना है। यू हैव 30 to 40 सेकेंड्स, कम ऑन सॉल्व इट राइट नाउ। देखिए जिसने भी आंसर मार्क कर लिया है, सही है गलत है जो भी है, इसके बाद मैं उम्मीद करती हूं जब आप देखेंगे आंसर क्या है, जिन भी लोगों का आंसर गलत आएगा वो सबसे पहले नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वीडियो का लिंक दे रही हूं उसे आप जरूर देखेंगे। आप अपने कंसेप्ट्स को पहले, बेसिक कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, उनको बिल्ड करना बहुत जरूरी है, तभी आप आगे इस चैप्टर को समझ पाएंगे। चलिए अब मैं आपको डायग्राम की हेल्प से बता देती हूं कि क्यों एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई इक्विलिब्रियम पर आ जाता है। देखो मार्केट में दो ही सिचुएशंस हो सकती है, या तो एक्सेस सप्लाई हो सकती है या एक्सेस डिमांड, बाकी टाइम तो इक्विलिब्रियम होता है ना। तो दोनों सिचुएशंस को हम देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं एक्सेस सप्लाई। देखो यहाँ पर एक नॉर्मल आपका डिमांड कर्व है, एक सप्लाई कर्व है। ये एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड लिखा है और वाई एक्सिस पे हमने प्राइसेस लिखे हैं। अब देखो जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, हमें पता है वो होती है हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड, राइट। तो ये हो गई आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम प्राइस ओपी। ठीक है, मतलब आपका इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, ओपी है। ठीक है, अब मानो किसी भी वजह से अगर आपका प्राइस बढ़ जाता है, ओपी 1 हो जाता है। ठीक है, ओपी 1 हो गया प्राइस, तो नया प्राइस क्या हो गया आपका, प्राइस बढ़ गया, मतलब ये हो गया आपका प्राइस, राइट। ध्यान से देख लो यहाँ पर, ये P1 मैं मार्क कर देती हूँ। तो OP से बढ़कर हमारा प्राइस OP1 हो गया, ऑलराइट। OP1 जब प्राइस हो गया, ये देखो यहाँ पर इंक्रीज हो गया प्राइस। अब हम देखते हैं नई क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड क्या होगी। तो देखो ये डिमांड कर्व पे नया प्राइस यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हमारा डिमांड हो गया। सप्लाई कर्व पर यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हमारा सप्लाई हो गया। अब देखो एक सिंपल सी बात मुझे बताओ, जब भी प्राइस बढ़ती है किसी भी कमोडिटी की, प्राइस यहां पर हमने बढ़ा दी, ठीक है, प्राइस ओपी से OP1 हो गई ना, प्राइस इंक्रीज हो गई, तो क्या होगा, दोनों सेक्शंस पर क्या फर्क पड़ेगा, एक है कंज्यूमर एक है सप्लायर। देखो कंज्यूमर जो है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि चीज के महंगे होने की वजह से उसको अब नहीं खरीद पाएंगे। Some consumers will be there who will be able to not afford the commodity because of the increased price. So those consumers जो लोग महंगी चीज को अब नहीं खरीद सकते, वो अब बाय नहीं करेंगे इसे, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। वैसे भी हमें पता है लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, जब प्राइस बढ़ती है क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। ठीक है, अब वहीं पर प्राइस के बढ़ने की वजह से हम जानते हैं कि सप्लायर अपना प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है प्राइस ऑफ द गुड एंड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, सप्लाई कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव और द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। तो जब प्राइस बढ़ेगी सप्लाई भी बढ़ जाएगी, है ना, क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाएगी यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, क्वांटिटी सप्लाई बढ़ गई। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल सी बात है, अभी तक हमें इकोनॉमिक्स का बेसिक पता है, हम जानते हैं। अब एक बात बताओ, जब डिमांड तो आपकी कम होती जा रही है और सप्लाई आपकी बढ़ती जा रही है, ऐसी कंडीशन है ना, डिमांड कम हो रही है और सप्लाई बढ़ रही है, अब बताओ क्या होगा। अब ये होगा मैम कि जब डिमांड कम होगी और सप्लाई बढ़ती जाएगी तो प्राइसेस जो है वो फॉल होने लगेंगे। बताओ खरीदने वाले तो बहुत कम है, मानो 10 लोग हैं खरीदने के लिए और सप्लाई बढ़ती जा रही है, 20, 30, 40 होती जा रही है सप्लाई, तो कितना गैप आता जा रहा है ना। तो अनसोल्ड स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा इन सप्लायर्स के बीच में, क्योंकि ये प्रोड्यूस कर रहे हैं पर खरीदने के लिए कोई रेडी नहीं है। तो फाइनली क्या होगा, इन सप्लायर्स को
अपना अनसोल्ड स्टॉक को सेल करने के लिए प्राइसेस को कम करना पड़ेगा। मतलब जब ये सारी चीजें होंगी तो फाइनली प्राइसेस को कम करना पड़ेगा, प्राइसेस कम होने लगेंगी। तो प्राइसेस कम होती होती क्या होगा, वापस OP1 जो हमारा प्राइस था, ये OP1 ये कम होता होता फिर से इस P पर आ जाएगा और OP नया प्राइस बन जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर जब प्राइस बढ़ गई थी तब हमने आपको बताया कि क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। तो ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड क्या थी, OD थी, OQ थी, राइट, OQ। अब यहाँ देखो ये क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ कम हो गई, ये इधर शिफ्ट हो गया ना, तो ये देखो ये OQ1 है ना, अब इतनी ही हो गई। अब नई क्वांटिटी डिमांडेड हो गई आपकी OQ1, यानी कि ये तो हो गई आपकी कम। और जब प्राइस बढ़ के OP1 हुआ तब क्वांटिटी सप्लाइड पहले कितनी थी, OQ थी, OQ वाज द क्वांटिटी सप्लाइड। लेकिन अब क्वांटिटी सप्लाइड कितनी हो गई, देखो ये शिफ्ट हो गया यहाँ पर, तो क्वांटिटी सप्लाइड अब इतनी हो गई, ये इतनी है ना, इतनी हो गई। तो दिस इज Q2। सो OQ2 हो गई, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ गई। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि डिमांड तो कम हो गई और सप्लाई बढ़ गई, है ना। तो ये सब कुछ होने की वजह से हमने देखा कि फाइनली लास्ट में फिर से प्राइसेस कम होने लग जाएंगे। तो प्राइसेस कम होते होते OP पर ही आ जाएंगे और इक्विलिब्रियम प्राइस फिर से रिस्टोर हो जाएगा। सो ये था एक्सेस सप्लाई का केस। अब देखिए एक्सेस डिमांड का केस। यहाँ पर देखो ये है तुम्हारा OQ यानी कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और ये है इक्विलिब्रियम प्राइस OP, है ना। अब मान लो किसी भी वजह से अगर प्राइसेस फॉल हो जाते हैं, है ना, प्राइसेस फॉल हो गए तो ये आपके प्राइसेस, नए प्राइसेस जो होंगे वो P1, इसे मार्क करते हैं P1। अब ये सप्लाई और डिमांड को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो ये हो गई आपकी सप्लाई, है ना, तो दिस इज Q1 क्वांटिटी सप्लाइड, है ना, और क्वांटिटी डिमांडेड का क्या होगा, ये देखो यहाँ पर Q2, ठीक है, दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड। चलो इस डायग्राम को एक बार छोड़ दो, हम लेमैन लैंग्वेज में समझते हैं। अगर मानो कोई भी चीज के प्राइसेस कम हो गए तो क्या होगा, अगर प्राइसेस कम हो गए यानी कि वो गुड सस्ता हो गया। गुड सस्ता हो गया तो पहले कुछ कंज्यूमर्स ऐसे थे जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन अब प्राइसेस कम हो गई। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है ना कि गुड सस्ता हो जाता है, प्राइस कम हो जाती है तो हम खरीदने लगते हैं, उसे यूज करने लगते हैं। तो जब प्राइस कम हो गई, गुड सस्ते हो गए, तो कुछ कंज्यूमर्स जो पहले नहीं खरीद पाते थे वो भी अब बाय करेंगे, है ना। मतलब नए कंज्यूमर्स यहाँ पर ऐड होंगे, इसका मतलब वो डिमांड बढ़ेगी। तो क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज, प्राइस के कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज। एनीवेज लॉ ऑफ डिमांड सेज दिस, नेगेटिव है ना, ये कम हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। उसी तरफ क्या होगा, सप्लाई और प्राइस के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। प्राइस कम हो गई मैम तो सप्लायर्स क्या करेंगे, सप्लाई को भी कम कर देंगे। क्यों, क्योंकि अब उनको कम पैसे में बेचना पड़ेगा, यानी कि उनको कम प्रॉफिट होगा, ये तो हम जानते हैं। सो जब प्राइसेस मानो किसी भी रीजन से अगर कम हो जाती है मार्केट में, OP से OP1 हो गई, तो क्वांटिटी डिमांडेड तो बढ़ जाएगा और क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाएगा, ये हमें समझ आया। अब देखो क्या होगा, जब क्वांटिटी डिमांडेड तो आपका बढ़ रहा है ना, और क्वांटिटी सप्लाइड आपका कम हो रहा है, मतलब आप कह सकते हो डिमांड बढ़ती जा रही है और सप्लाई कम होती जा रही है। कौन सी सिचुएशन हो गई, क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन क्वांटिटी सप्लाइड। क्या होता है, याद करो जल्दी से, क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन क्वांटिटी सप्लाइड, तो प्राइसेस राइज, प्राइसेस विल राइज। क्यों राइज होगी बताओ, क्योंकि सप्लाई तो कम है, मानो कि केवल 10 यूनिट्स ऑफ गुड्स अवेलेबल है और डिमांड है 1000 की या 100 की, तो क्या होगा, देयर विल बी कंपटीशन अमंग द बायर्स। वो कहेंगे ज्यादा पैसे ले लो पर हमें दो, हमें दो, हमें दो। तो क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन क्वांटिटी सप्लाइड, इट मींस प्राइसेस विल गो अप, प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो इस डायग्राम में हमारा क्या होगा, OP1 जो नई प्राइस थी जो कम हो गई थी, अब क्या होगा, अब वापस से इस पूरे सीन की वजह से प्राइसेस बढ़ने लगेंगे और फाइनली वापस से OP यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस रिस्टोर हो जाएगा। तो चाहे केस एक्सेस सप्लाई का हो चाहे एक्सेस डिमांड का, आना है हमें इक्विलिब्रियम पर ही, इफ वी अज्यूम सेट्रिस पैरेबस कंडीशंस, यानी कि हम क्या मान रहे हैं, केवल प्राइस में चेंज हो रहा है। अगर प्राइस के अलावा किसी चीज में चेंज होता है, अदर डिटर्मिनेंट्स में चेंज होता है, तो क्या होगा, तब इंक्रीज इन डिमांड होगा, डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई, ये सारी चीजें होगी और यही सारी चीजें हमें नेक्स्ट वीडियो में कवर करनी है। सो आई होप ये सब आपको अच्छे से क्लियर हुआ।
अब देखो आज का टेक होम पॉइंट क्या है, जब भी क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा होता है क्वांटिटी सप्लाइड से, तो हम जानते हैं प्राइसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन होता है बायर्स के बीच में, ठीक है, इसलिए प्राइसेस बढ़ते हैं। और दूसरी चीज हमने सीखी मैम कि अगर क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा होती है क्वांटिटी डिमांडेड से तो प्राइसेस फॉल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर होता है कंपटीशन अमंग्स द सेलर्स के बीच में, वो अपना अनसोल्ड स्टॉक जो है उसे क्लियर करना चाहते हैं। तो ये चीज आप याद रखेंगे। और आज का आपका होमवर्क है, जो भी वीडियोस मैं आपको यहाँ पर शो कर रही हूँ वो आपको अभी इस वीडियो को खत्म करने के बाद जरूर देखने हैं, ताकि आपके जो कंसेप्ट्स हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई, कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन इन डिमांड एंड सप्लाई, ये क्लियर हो, ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर अच्छे से समझ आए। आई होप मैंने अपना 100% दिया है, अब आप भी अपना 100% देंगे, इस होमवर्क को जरूर आप कंप्लीट करेंगे। एंड देन आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू कीप वर्किंग हार्ड, स्टे हेल्दी, बाय बाय।